Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अभी तक आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखी है, आज चौपाल नाइट विद कपिल। कपिल शर्मा का स्वागत करेंगे हम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। अमृतसर से निकल के लाफ्टर शो का चैंपियन बनना, फिर एक्टर बनना, फिल्में करना, फिर प्रोड्यूसर बनना, फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में आ जाना, आपने सोचा था आप चौपाल में आएंगे? मुझे लगता है ये सारा प्रोसेस हो इसलिए रहा था कि एक दिन चौपाल में आना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। मंजिल आपकी एक्टर बनना ही थी, ये बीच में रास्ते में कॉमेडी शोज वगैरह आ गए क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं। मैं सिंगर बनना चाहता था, मुझे शौक था। और अमृतसर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था कि जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। मुझे किसी ने बोला कि पटियाला जाना पड़ेगा, तो उस समय इतना बजट नहीं था कि दूसरे शहर में जाके पढ़ते। तो कॉलेज में जेन्युइनली बताऊँ तो एक्सीडेंटली हुआ सर। मुझे ना एक लड़की अच्छी लगती थी, वो मैं रोज देखता था। ये हमारे कॉलेज का एक हॉल था, वो रोज जाके वहां पे रो रही होती थी। फिर दूसरे दिन मैंने जाके देखा एक लड़का भी उसके पीछे खड़ा रो रहा है। मैं कहा हो क्या रहा है अंदर? तो किससे पूछा कि क्या हो रहा है? कहते थिएटर करते हैं यहाँ पे, थिएटर की रिहर्सल होती है। मैं कहाँ पे होता है ये? कहते ये इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होगा ये वो। तो उस चक्कर में वो लड़का मेरा दोस्त था जो उसमें पार्ट कर रहा था, उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं थी। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि ये डायलॉग तू पढ़ के बता। मैंने पढ़ के बताया तो वो खुद ही बाहर हो गया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद थिएटर करते करते सर फिर लड़की वहां सिलेक्शन हुआ? हाँ, फिर मुझे बाकी लड़कियां लाइक करने लगी ना कॉलेज की, जब मैं पॉपुलर हो गया फिर मैं उसको भूल गया। गाना, जो आपने कहा कि आपको गाने का शौक था, कई लोगों ने आपका गाना सुना भी है, लेकिन आप ये जो गाना गाते हैं उसमें कभी ऐसा लगा कि ये वाला जो है ये दिल से निकल रहा है? सर गाना एक्चुअली है ही दिल से गाने वाली चीज़, और बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो आपको छूते हैं। जैसे तो दो लफ्ज़ मैं भी आपको सुना देता हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। शुक्रिया सर। और ये आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है? सर मैंने ना, मेरे गले में नेचुरल हरकत है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे गुलाम अली साहब को सुना, बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना या ख्यारी हरन साहब को सुना, उनको कॉपी कर लेता हूँ। तो जो आदमी को ज़्यादा समझ नहीं होती ना, तो उसको मैं बता देता हूँ कि मैं क्लासिकल सीखा हूँ, ताकि ज़्यादा बात ही ना करे मेरे साथ। तो बाकी जो सीखे हुए हैं वो पकड़ लेते हैं। तो कॉपी कर करके आप सिंगिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं, और वैसे मिमिक्री भी करते थे आप? मिमिक्री सर ऐसे ही कभी कोई अच्छा लगता है तो उसकी आवाज़ अपने आप निकल जाती है, पर मैं वैसे कभी उसको प्रोफेशनली मैंने कभी किया नहीं, पर कर लेता हूँ कभी कभी थोड़ी बहुत। मुझे बहुत सारे सिंगर्स की आवाज़ें अच्छी लगती हैं एक्चुअली। जैसे और बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जिनकी आवाज़ तो आपको खींचती है। जैसे अमरीश पुरी साहब है ना, उनकी आवाज़ बड़ी दमदार थी, मतलब है, हमेशा हम सुनते रहेंगे। मुझे लगता नहीं कलाकार कोई मरता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हम जब तक हम रहते हैं हम सुनते रहते हैं। तो अमरीश पुरी साहब जी की आवाज़ में बेस बड़ा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे शुरू इस स्केल से करते थे, इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में फिकवा दो, तो बड़ा मज़ा आता था सुन के। जब हम कभी सिनेमा हॉल में फिल्म देखते तो सीट के नीचे ऐसे गुर्र गुर्र होता था उनकी आवाज़ सुन के। हर किसी का अपना स्टाइल है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जैसे रोमांटिक फिल्में होती हैं, जैसे हमारे नाना पाटेकर साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका। जिनके आप फ़ैन होते हो उन्हीं को आप ज़्यादा गौर से सुनते हो। मैं सोचता हूँ कभी काश इनको कभी ऐसा कुछ इमरान हाशमी टाइप उनको कुछ करने को मिले, कि भीगे होठ तेरे टाइप। तो उनका स्टाइल तो है ही बड़ा अग्रेसिव सा, तो कैसे करेंगे लड़की के साथ परफॉर्म? तो ऐसे ही मनगढ़ंत सोचता रहता हूँ कि ये चल भीगे होठ तेरे, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, चल मेरे साथ रात गुजार, चल सुबह तक करूं तुझे प्यार, बोल। मुझे लगता है कि क्या ऐसे करेंगे, पर वैसे ही खुराफाती दिमाग है, सोचता रहता हूँ, ऐसा होता नहीं है। फिर एक बार हरिहरन साहब हमारे शो में आए थे, तो मैं उनके सामने कभी ऐसे गुस्ताखी नहीं कर सकता, बहुत ग्रेट सिंगर हैं। तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने कहीं पे देखा था मुझे उनकी मिमिक्री करते हुए, तो मैंने भी मुझे उन्होंने कहा कि मेरे सामने करके दिखा। तो मैंने कहा सर नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई। कहते नहीं, करके दिखाओ। तो मैंने ऐसे मनगढ़ंत स्टोरी बना ली। मैंने कहा जब आप किसी शो में जाते हो, स्पेशली एक पुलिस का इवेंट था, तो उनको नहीं पता पुलिस ऑफिसर्स को ज़्यादा कि सिंगर्स लुक भी बदलते रहते हैं। तो एक जगह हरिहरन साहब परफॉर्म कर रहे हैं, तो कभी चोटी रख लेते हैं, कभी बाल खोल लेते हैं। तो जो पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर था, कहता ये इधर आओ, अपने असिस्टेंट को बुला,
कि भाई साहब कौन है जो गा रहे हैं। वो अपना गाना गा रहे थे, तू ही रे। कहता सर ये बहुत बड़े सिंगर हैं, ही इज़ फ्रॉम साउथ, मिस्टर हरिहरन। कहते ये चीर हरन तो सुना था, हरिहरन क्या हुआ। कहता नहीं सर ये बहुत बड़े सिंगर हैं, तो इनको कि ये तू ही रे क्या गा रहे हैं। तो वो तू ही रे सुना रहे थे अपना फिल्म बॉम्बे से। इनको बोलो कोई मुन्नी शीला टाइप सुनाओ, पीछे जवान सारे अपना सुनना चाहते हैं। तो कहते नहीं ये गाते नहीं। गाते क्यों नहीं है। बंदूक का मुंह उनकी तरफ किया तो उनका मुंह अपनी तरफ गाने निकलने लगा। पहले तो गा रहे थे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे जान रे आजा दिल की जमीन पे तू, चाहत अगर। उन्होंने पिस्तौल उनकी तरफ कर दिया, मुन्नी उनके सुर बिगड़ने लगे। मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे। तो ऐसे ही थोड़ी मस्ती मजाक करते रहते सर, हो जाता है। अच्छा, आप अपने शो पे गेम खेलते हैं, तो आपने जब ये मिमिक्री की तो मुझे भी एक गेम थोड़ी सी सूझ रही है जी। डायलॉग लेते हैं फिल्मों के, ओके। और आप जिन्होंने ये डायलॉग बोले हैं उनकी आवाज में नहीं, दूसरे की आवाज में बताइए। अच्छा। जैसे अभी आपने नाना पाटेकर का किया ना, वहीं से मुझे ख्याल आया। पर मुझे आती नहीं है सर मिमिक्री, मतलब आई विल ट्राई। हाँ। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, जो ठर्र से खोला और फर्र से पी गए। ये अमरीश पुरी कैसे बोलेंगे शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग? अच्छा, कुछ तो वर्ड्स ऐसे हमारे इंडियंस लोग बना देते ना कि थर्र से खोला और फर्र से पी गए। इसकी इंग्लिश बना ही नहीं सकता कोई माइकल लाल, तो इसको हिंदी में बोलना है। अमरीश पुरी ने बोलना है। सर फंसा देते हो आप कभी कभी। अरे जानकी, ये मंगल का खून है, कोई लाइम सोडा नहीं जो थर्र से खोला और फर से पी गए। थैंक यू, अच्छी कर लिया मैंने। और कौन सी अच्छी कर पाएंगे वो देता हूं मैं आपको। अच्छा, एक रजा महाराज जी की आवाज में आपसे सुनना चाहूंगा। उनकी आवाज मुझे अच्छी, जो बेस वाली आवाज है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आइए आइए रोमा देवी। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले। ये कैसे बोलेंगे वो? रजा महाराज, आइए आइए रोमा देवी। अच्छा, रोमा देवी को नहीं बोल सकते सर। आओ आओ प्यारे, हम तुम्हारी बॉडी में इतने छेद कर देंगे। ये मुझे लगता फिर अमरीश पुरी साहब किधर निकल गई। मैंने एक्चुअली उनका एक ही डायलॉग याद है, आइए आइए रोमा देवी। अब रोमा देवी को बुलाते बड़े प्यार से थे, उसके बाद जो करतूतों पे उतर आते थे ना वो देखने वाली होती थी। आइए आइए रोमा देवी। पुलिस की आपने बात की, पुलिस से पुराना नाता है आपका? जी सर, पुलिस में मेरे फादर पुलिस में थे, मेरा भाई अभी पुलिस में है, मेरे तीनों मामा आर्मी में थे, मेरे मौसा जी बीएसएफ में थे। मैं पैदा होते ही मैं वर्दी को बीच में ही रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अपनापन सा भी लगता है। तो मैंने बहुत सारे, जैसे मैं कैरेक्टर करता था शमशेर का, तो मैंने वहीं से ऑब्जर्व किया था। हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं जब लाफ्टर चैलेंज जब पहली बार विन किया ना, तो हमारी पुलिस कॉलोनी में रहते थे, तो एक मोटे से थानेदार थे। वो असल में थे जी, उन्हीं को आप कॉपी करके? जी जी जी। तो ऐसे एक दो करेक्टर हैं जो उनको मैंने ऑब्जर्व किया था, कि फिर मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके करेक्टर। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैंने बहुत बार शेयर भी किया है। एक्चुअली ना, जब पंजाब में टेररिज्म था उस समय बहुत हमें पुलिस फोर्स की ज़रूरत थी। तो उस समय कोई क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत थी। तो उस समय अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी है तो वैसी भी फोर्स भर्ती की गई उस समय। तो उस दरमियान कोई भर्ती हुआ, कोई एसएचओ या कोई थे, तो मैं गर्ल्स कॉलेज में जाके मिमिक्री और उनको कुछ थोड़ा बहुत सिखाता था। तो वहाँ पे पुलिस की जिप्सी लगती थी कि कोई लड़के इधर छेड़ने वेड़ने ना आए। तो मैं ख़त्म करके अपनी क्लास और स्कूटर लेके निकला, आते एक हवलदार ने पकड़ लिया। मैंने कहा सर क्या हुआ? उधर चलो कहते। तो सुनते ही कहाँ है, चलो उधर। मैं ले गया उधर, और गुस्से में, उनको शायद कमिश्नर से डांट पड़ी थी पहले, वो और गुस्से में, इधर कर क्या रहे हो तुम, जूते पड़ने चाहिए तुम लोगों को, ये वो। मैं कहा सर, अच्छा आदमी पुलिस के पकड़ा जाए तो थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, ऊपर से मेरे जैसा आदमी जिसकी अपनी खराब है। पर मैंने जब देखा उनकी बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है, तो मैंने बोलनी शुरू कर दी।
तो आदमी बचने की कोशिश करता है। मैं कहा सर एक्चुअली आई एम अ मिमिक्री टीचर ओवर देयर। कहती क्या? मैं कहा जी आई एम मिमिक्री टीचर ओवर देयर, सो ही जस्ट कॉट मी एंड ब्रॉट टू यू, आई मीन आई एम इनोसेंट सर। क्या क्या करवाते क्या हो? मैं कहा सर मिमिक्री। उनको समझ नहीं आया। आगे से मत करना, चलो भागो। मतलब उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि मैं पता करूं ये क्या करता क्या है, क्या करवाया। तो फिर मुझे उस समय तो डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद में निकला यार, मैं कहा कितना फनी कैरेक्टर है ये। लाफ्टर चैलेंज में पहुंचने से पहले काफी स्ट्रगल रही, कई बार रिजेक्ट हो गए। जी जी, वो अमृतसर में आए थे ऑडिशन लेने, और एक बंगाली थे जो क्रिएटिव टीम में थे, एक कोई मुंबई से थे, दो। तो एक तो हम लोग पहले डरे अमृतसर में कि बॉम्बे से लोग आए, बॉम्बे से लोग आए। तब तक हमने बॉम्बे सिर्फ खबरों में ही सुना था। वैसे ही डरा होता है आम आदमी छोटे शहर का ना, कि जाएंगे तो उधर दाऊद मिलेगा, हमारा कोई कोई गुंडा मिल जाएगा, ऐसी ऐसी मतलब सुनते थे ना खबरें। हालांकि जब बॉम्बे गए तो एक अलग ही बॉम्बे देखने को मिला हमें। तो वैसे ही मन में था कि ये भी लोग बॉम्बे से आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो आए, क्या वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज अ गुड नेम? मैं कहा ये कपिल। हाँ, तो ये माइक ऑन है इनका, ऐसे तो 2 मिनट में फटाफट व्हाटएवर यू कैन डू इट, इधर वॉइस, तो पता नहीं कितनी इंग्लिश बोल दी उसने। तो मैं क्या जी करना क्या है? अच्छा 3 मिनट वो खुद इंग्लिश बोलता रहा, मुझे कहता 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। तो मेरे को समझने में लग गया। तो जो आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर वो माइक ठीक करता रहता है कि हेलो हेलो हेलो। मैं कहा सर आवाज़ आ रही है? कहता नो और सुनाइए कुछ। मैं कहा नहीं चेक कर रहा हूँ। तो रिजेक्ट करके चले गए। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई उसी शो के लिए। उसी शो के लिए वहाँ पे चला गया, कपड़े चेंज करके, बाल थोड़े अलग से बना के, थोड़ा मुंह भी ऐसे करके उनकी आप पहचान क्या ना सोच रहे लगे। थे वहां पे भी वही लोग ना आ जाए? मुझे लगा कि वही लोग थे वहाँ पे। तो वही आदमी मैंने जब देखा, मेरे सांस फिर सूखे। मैं कहा ये फिर बोलेगा इंग्लिश में। पर वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। हालांकि मैंने किया वहाँ पे भी वही, पर ये है कि वहां पे माइक टेस्ट भी सिलेक्ट हो गए। वहाँ पे थैंक्स उन लोगों का करूंगा जो मेरे आगे थे ना, उन्होंने बड़ा गंदा किया, तो वो मुझे उन्होंने रख लिया। आप जब बॉम्बे गए तो सबके मन में होता है कि इस फिल्म स्टार को देखेंगे, उसको देखेंगे, ये सब आपकी भी इच्छा थी कि इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे? जी, मैं पहले जब बॉम्बे गया था तो ये 2002 की बात है। तो हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रगल होती कहाँ पे है एक्चुअली। तो मैंने जुहू बीच सुना हुआ था और बच्चन साहब का घर सुना हुआ था। तो मैं बच्चन साहब के घर के बाहर रोज जाकर खड़ा हो जाता, मुझे लगता था यहीं से कोई उठा लेगा हमें। फिर जुहू बीच और 7:45 वहाँ से भागना पड़ता था, क्योंकि मीरा रोड में पानी एक ही बार आता था रात को। तो तब पता ही नहीं था स्ट्रगल होती कहाँ है। तो 1200-1400 रुपये लेके आए थे हम सब दोस्त, सब स्ट्रगल करने बॉम्बे गए थे या लाफ्टर चैलेंज के लिए गए थे? नहीं नहीं नहीं, लाफ्टर चैलेंज के पहले की बात है, ये 2002 की बात है। वो लाफ्टर चैलेंज तो 2007 में आया ना। तो मुझे किसी ने बताया, जब वापस बॉम्बे गया तो मेरा एक और दोस्त था जो यहाँ पे स्ट्रगल करके गया था। कहता यार तू किधर जाते थे तुम लोग स्ट्रगल करने? मैं कहा बच्चन साहब के घर के बाहर और जुहू बीच। कहता तू बेवकूफ़ है, कहता उधर लोग घूमने जाते हैं। कहता स्ट्रगल तो होती है अंधेरी वेस्ट, वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे जाओ। तो मैं कहा वो किधर पड़ता है? कहता तू बेवकूफ़ ही है तू। कहता तो उस समय नहीं पता था, बचपना था। मैं तो बचपना है ही मेरी माँ की, सुन लो आप। मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हुए तो हमने फ़ोन किया, तो मम्मी बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी मेरी कहती अच्छा क्या कहते बच्चन साहब? मैं कहा वो मुझे मिलने के लिए खड़े हैं, वो अपने घर में बैठे होंगे, मुझे क्या पता। तो पर हाँ, फिर धीरे धीरे भगवान रास्ते बनाता जाता है सर। तो नहीं बुलाती है मम्मी आपको? जी सर। तो ये इतने अलग अलग नाम क्यों? आपकी इशिता से कोई लड़ाई है सर? अच्छा, इशिता आपको क्या बुलाती है? इशिता मुझे कपिल ही बुलाती है। और इशिता की अभी अभी शादी हुई है। इतनी पंक्चुअल लड़की मैंने नहीं देखी। पहले हमारी फिल्म 24 को रिलीज होने वाली थी, इन्होंने 28 को शादी रख ली। 28 को थी ना अपनी शादी, फिर हमारी फिल्म डिले हो गई, इन्होंने 28 को शादी कर ली। सो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर योर मैरिज इशिता? सेम ही लग रहा है। सेम ही लग रहा है? कोई मुझे चेंज लगा नहीं? कुछ चेंज होगा, नेक्स्ट डे कुछ अलग फील होगा, बट आई स्टिल फील द सेम। एड्रेस चेंज हो गया बस। आपको कब सेम लगेगा ये वाला? वो बोल तो रही है सेम ही लगता, तो सेम ही लगना तो फिर शादी करनी क्यों है? मतलब मुझे ऐसा लगता है सर ना, जो ये जो क्रेज होता है ना, जब तक हो नहीं जाता। आपके भी कॉलेज के, मतलब आप अभी स्पेक्स लगा के बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, अंदर से हैं तो मर्द ही हैं आप। तो जब आप कॉलेज पढ़ते होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की आपको अच्छी लगती है, आप उसको चेस करते हो, कोशिश करते हो बात करने की, फिर धीरे धीरे प्यार का इजहार करते हो। 1-2 महीने का प्रोसेस होता है। छोटे शहरों में तो इतना होता है, यहाँ पे तो एक दिन में ही हो जाता है।
तो उसके बाद अगर वो भी बोल देना कि हाँ ठीक है मैं भी आपको पसंद करती हूँ, फिर क्रेज ही मर जाता है। उसको लगता है तू मुझे भी पसंद करती है, जो मुझे ही पसंद कर रही है उसमें क्या खास है फिर। तो फिर बस ठीक है। तो ऐसे कितने क्रेज थे? मेरे मेरे किसी कुछ नहीं सर। उस समय डर ही बड़ा लगता था सर अमृतसर में। तब हमें यही नहीं पता था कि हम बैठ सकते हैं, लड़का लड़की किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं। कभी हमारे नूडल की दुकान होती थी, एक नूडल भी नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय। तो कोई पुलिस वाला निकलना, हमें लगा हम ही पकड़ने आए हैं। वैसे डरा के रखा था स्टूडेंट्स को। अब जाके पता चलता है कि ये कोई क्राइम नहीं है। मतलब अब दुनिया में घूमते हैं, जाके देखते हैं दूसरे देशों में, वो तो इंजॉय बहुत है। गोरे एक्चुअली वो सड़क पे जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं और भीड़ कितनी है, पर उनको लगता है कि हम 2 ही हैं। तो उधर आप बैठ जाओ, आप हर प्रकार की फिल्म आपको देखने को मिलेगी विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल पेनी। मुझे बड़ा पसंद है सर उनका कल्चर। तो ये जब आपका बाहर का एक्सपोजर हुआ तब आपने ये फिल्में करना शुरू की हैं, ताकि ये नहीं, अगर ये इतना डरते हैं इशिता, तो कैसे करते हैं रोमांटिक सीन्स? नहीं, सीन करते टाइम बिल्कुल नहीं डरते। वैसे हमारी फिल्म काफ़ी डिफरेंट थी। हमारे रोमांटिक सीन्स भी दूर दूर थे। वो उधर खड़े हैं, मैं इधर खड़ी हूँ, तो हमने शायद हाथ भी नहीं पकड़ा है सीन में। हाथ भी नहीं पकड़ा सर। पहली फिल्म में 3 हीरोइन थी, अब्बास मस्तान प्रोड्यूसर थे, चौथी बीवी थी, 4 शादियां। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा घरों का मेहमान भूखा रह जाता है। तो उस समय मेरे साथ भी यही हुआ। इस समय मैं खुद प्रोड्यूसर था, खुद पैसे लगाए सर, मैंने 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो कहते कि इसमें आपने हीरोइन का हाथ भी नहीं पकड़ना है, ये ऐसा ही रोमांस है, दूर दूर से होता है। मतलब दूर दूर से कौन सा रोमांस होता है, पर कहते होता है। एक्चुअली होता भी था। हमारे दादा बुजुर्ग लोग ही सुनाते हैं कि ऐसा ही होता था पहले। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। कि मतलब उनकी तरफ से उनके पेरेंट्स गए देखने, लड़की वालों की तरफ से उनके आ गए, लड़का लड़की सीधा शादी वाले दिन मिलते थे। घूंघट उठाया, अच्छी निकली ठीक, नहीं तो पैसे गए। तो लड़का अच्छा निकला तो लड़की वालों के गए, उनके गए, अगर वो खराब निकली तो उसके गए। तो ऐसा ही होता था माहौल। सुना था प्लेन में आपको चढ़ने के लिए मना कर दिया है, कई लोग, कई एयरलाइंस मना कर देती हैं। वो झगड़ा क्या हुआ था? प्लेन में? प्लेन में कुछ नहीं होता सर, वो तो ऐसी बातें बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितना प्यार आपको जनता देती है, अगर आप कहीं कुछ गलत करते हो तो उसका कोई, तो जो डिजिटल पे आजकल बनाते हैं ना अपना न्यूज़ चैनल, जिन्होंने अपना अपना, आप तो बहुत बड़े रिस्पेक्टेड चैनल पे काम कर रहे हो। कभी आप ये गूगल पे सर्च मार के देखना, बड़े लोग बैठे हुए हैं चद्दरें बिछा के, उन्होंने अपने चैनल खोले हुए हैं। वो कुछ भी लिखते हैं न्यूज़ चैनल के नाम पे, उनका लाइक्स बढ़ाने के लिए। 12 फॉलोअर्स ही उनके, उनमें से भी 6 उनके फैमिली मेंबर होते हैं। वो फिर फैलाते जाते हैं। और दूसरे जो खुद लिखते हैं कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि मेरे आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था। मैं कहाँ से आया था भाई, दूसरी फ्लाइट से कूदा था मैं भी उसी फ्लाइट में था। तो ये सब एग्जैजरेट करके बताई गई स्टोरीज यार दोस्तों में, भाई बहनों में, सब जगह होती हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे बारे में वो लिखे जो आज तक कभी अपने भाई के साथ या दोस्त के साथ ना लड़ा हो। सो आई रिफ्यूज्ड। कभी कभी रेवोल्यूशनरी होने की कोशिश करता हूँ, हुआ नहीं जाता। जब वो रेवोल्यूशनरी होते हैं तो थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं। तो इसी तरह फिल्म में तो काफ़ी रेवोल्यूशनरी सीन भी थे और कई फिरंगी एक्टर भी थे। फिर उनसे कैसे बात करते थे? अरे वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अच्छा, उनको सिखा दिया आपने? अरे नहीं, वो एक्चुअली जो सच में हिंदी में बात करते थे प्रॉपर्ली। एडवर्ड, हाँ। जब हम पहले दिन सेट पे मिले तो मैं कहा हाय इशिता, हाउ आर यू, मोनिका, ये वो सब मैं से मिल रहा हूँ। और जो गोरा, उसको देख के मुझे मौत पड़ गई। मैं कहा हाय एडवर्ड, कहता हाय। मैं कहा, उसको लगे कि मेरे में एटीट्यूड है। अब मेरे को लगे कि मैं दूसरा सेंटेंस कैसे शुरू करूं। फिर मैंने बोला ओह सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम यूएस। मैं कहा ओके। फिर मैं चुप हो गया। उसको लगे कि ये ऐसे ही बात करता है। अब उसको क्या पता मैं इधर मुंह करके तीसरा सेंटेंस बना रहा हूं। मैं कहा ओके। तो जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना कि टूरिस्ट को सवाल पूछते हो, हैव यू एवर बीन टू इंडिया? मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। जो गोल्डन टेंपल में मैंने किसी को पूछते हुए सुना था कि हैव यू एवर बीन टू इंडिया? मैं कहा हैव यू एवर बीन टू इंडिया? कहता यस आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 years। तो उसको बाद में पता चल गया। कहते प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी बात कर सकते हो। तो मैं कहा पहले बोल मर, मेरा क्यों तूने मुंह टेढ़ा करवाया हुआ है इतनी देर से। तो पर अभी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है सर। आई मीन आई कैन स्पीक वेरी वेल विदाउट एनी इंटरप्शन। ये कैसे हुआ? सर बस ऐसे मैंने अपने शो में बड़े बड़े ना सेलिब्रिटीज ऐसे बुलाने शुरू कर दिए। जैकी चैन साहब आए इंडिया में, पहली बार सिर्फ हमारे शो में आए। मैंने क्रिस गेल को बुला लिया। ये ना फॉरेनर लोग जो होते हैं ना, इनका एक फ़ायदा है। हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, ये गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं
यू नो हिज एक्सेंट इज़ वेरी बैड। खास तौर पे लड़कियों को बड़ी बीमारी होती है ये कि माई हिंदी इज़ नॉट सो गुड। कभी इंग्लिश के बारे में नहीं बोलेंगे कि हमारी इंग्लिश ख़राब है, हिंदी को उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बाहर के लोग गलती नहीं निकालते, फीलिंग समझते हैं। और मैंने ऐसे क्रिस गेल को पूछा, क्रिस गेल आए मेरे शो में, वो बड़ा खतरनाक सा बैट्समैन है, दैत्य जैसा, धड़ाधड़ छक्के पे छक्का मारता है। तो मैंने कहा हैव यू एवर प्लेड द गली मोहल्ला क्रिकेट? उसको नहीं समझ में आया। मैं कहा इन अवर सोसाइटी देर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड थापी। अवर मदर यूज टू slap the clothes with the thapi, put some detergent, then chapak chap chap, and after that the work is done, we take that thapi and go to the gully and cricket. So you like? तो कहता yes, it happens same in the South Africa, ऐसे बोला वो। तो मैं कहा यार कल्चर तो सेम ही है फिर, मतलब कुछ अलग नहीं है। तो बंदे सारे अपने जैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में, ये तो बस ऐसे ही लैंग्वेज जो है इसने बना दिया कुछ। वो तो गोरे हम पे राज करके तो उनकी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो गई, नहीं तो हम लोगों ने राज किया होता पूरी दुनिया में तो हो सकता है ट्रम्प भी आज हिंदी बोल रहे होते, तो बड़ी बात नहीं है सर। तो खाने के बहुत शौकीन बताए जाते हैं आप, ऐसा लगता नहीं है लेकिन देख के आपको। खाना मैं बहुत शौकीन हूँ खाने का। होता है जब कभी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब हम लोग खाना बिल्कुल कम कर देते हैं, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे दूसरे फिल्मों वाले आप देखेंगे ना, वो जब प्रमोशन के लिए भी आते हैं उतने फिट ये वो। मैं जब फिल्म की शूटिंग कर रहा होता हूँ, 2 फिल्में मैंने अभी तक की हैं, उसमें पूरा वर्कआउट किया, जैसे ही पैकअप होता है मैं उधर ही पराठे मंगाता हूँ, मैं डिले नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मन को मार के भी क्या फ़ायदा, ये हड्डियाँ निकाल लो और ये वो कि 6 पैक निकालें, बाहर गिरते गिरते कहीं गिर जाओ, तो वो काम होता नहीं मुझसे। देसी लोग हैं ना, क्योंकि सोचा भी नहीं था कभी एक्टर बनने का, तो फ्लो में जो होता है करते जा रहे हैं सर। बाकी वेरी सून आप लोग हमें कुछ इंटरनेशनल शोज करते हुए देखेंगे। अभी आप ये पूछेंगे कि आपने कभी ये सोचा था? नहीं, फ्लो में हो रहा है सर। मुझे पता भी नहीं लोग मुझे क्यों ऑफर करते हैं, जबकि उनको पता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है। इंटरनेशनल शोज मतलब टीवी पे? जी सर। और अभी बहुत जल्द ये हम लोग रिवील भी करेंगे कि क्या करने जा रहे हैं। और अच्छा, मेरे पेट में भी बात पचती नहीं है। कभी मुझसे कोई पूछता है ना कि आपको इंग्लिश शो ऑफर हुआ है, मैं बोलता हूँ नहीं अभी तो आई मीन इट्स ऑन इनिशियल लेवल। तो फिर नहीं पूछता कोई, तो फिर मुझे होता है कि पूछ क्यों नहीं रहा है ये। पर या इट्स ऑन इनिशियल लेवल, वी विल लेट यू नो। इशिता सर पता नहीं आपको देख के मुझे ना वो याद आ रहा है, बचपन में हम रामायण देखते थे ना, तो उसमें जो लक्ष्मण बनते थे है ना, मुझे लगा शायद आपके भाई तो नहीं हो। मैंने किसी की नाक नहीं काटी अभी तक। अच्छा। राजेश अरोड़ा जी का कैरेक्टर कहाँ से लाया? इधर पहाड़गंज दिल्ली से। सीरियसली आई जस्ट वांट टू टेल यू आई हैव सम इंटरनेशनल फैंस, सी दैट। हाउ आर यू? शी केम स्पेशली फॉर मी, सी माय इंटरनेशनल फैंस, कैमरा प्लीज। राजेश अरोड़ा सर ऐसे ही वो हमारे दोस्त हैं एक, वो क्योंकि मैं दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, भटूरे छोले। और दिल्ली में कितने दिन रहे आप? दिल्ली में बहुत रहा हूँ। जब मेरे फादर एडमिट थे तो 2 साल तक तो हम लोग तकरीबन यहीं पे रहते थे। फिर जब थिएटर करने आते थे तो श्री राम सेंटर में NSD में जाके प्लेस करने आते थे हम लोग होली महोत्सव में, तो दिल्ली में काफ़ी आना जाना लगा रहता है। तो मेरे दोस्त हैं एक RJ नावेद करके, तो वो एक आवाज़ निकालते थे, तो मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर जो है कि बड़ा मज़ेदार है, अगर इसको विजुअलाइज किया जाए तो बड़ा मज़ेदार बन सकता है। तो मैं दोहा में कहीं शो करने गए थे हम लोग, तो वहाँ किसी मॉल में घूम रहे थे, तो वहाँ पे पिंक कलर का मैंने वो बाथरोब देखा, वो पहन लिया, एक आगे वो चश्मे की दुकान थी वो लगा लिया, और ये तो मुझे मज़ेदार सा लगा लुक वाइज। मैंने कहा यार ये इसको बनाते हैं, होते हैं ऐसे कैरेक्टर ना हमारी लाइफ में। एक कैरेक्टर था जिसकी वजह से वो नर्सें देश भर की खिलाफ हो गई, एजिटेशन हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। जी मैंने इतना ही कहा था कि वो हमने एक नर्स बनाई थी हमारे शो में। क्या है कि सिद्धू साहब कभी कभी शूटिंग पे लेट हो जाते हैं या ऐसा, तो हमने थोड़ा ग्लैमर डाल दिया शो में कि चलो मंत्री साहब का दिल लगा रहे। तो नर्सों ने काफ़ी बवाल किया था, पर हालांकि विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके काम को, नर्स को हम हमेशा सिस्टर बुलाते हैं, वो इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि वो सेवा करती हैं मरीजों की है। पर एक मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देश में ना
हंसी का लेवल जो है मतलब इतना कभी कभी वो हो जाता है कि हर चीज़ पे मुद्दा बन जाता है। तो मैं अभी जब फॉरेन में शोज करने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग शरेआम बोलते हैं कि आपकी नर्सें इतनी अच्छी, हमारा दिल ही नहीं करता ठीक होने को, दिल करता है और 4 इंजेक्शन लगा दे। हमारी सरकारी हॉस्पिटल की नर्सें आती हैं तो आदमी हाथ ही जोड़ देता है कि जाने दो मुझे, मैं नहीं, कोई नहीं। तो पर अपनापन भी बड़ा होता है हमारी नर्सों में। कभी कभी तो रात की ड्यूटी करती हैं बेचारी, तो लात मार के वैसे आदमी को उठाते, आगे हो मुझे भी कमर सीधी करनी है, मरीज के साथ ही लेट जाओ। ऑडियंस से सवाल लेते हैं। अनुराग हमारे साथ है। कपिल जी, ओह, इनके मुंह से दूर रखिए माइक, छोटा बम लगा मुझे, जैसे फूट गया अंदर। क्या हाल है सर? आपकी खुद की दृष्टि में, आपके स्वाविवेक से, अगर इस भारतवर्ष के अंदर सारे लोग जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा ईमानदार, देश को बेहतर राजनीति देने वाला आप लीडर किसको समझते हैं, और सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला वर्तमान राजनीति में लीडर किसको समझते हैं? हमारी कृपया फिल्म ये उत्तर आप जरूर दें। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या हमारी पॉलिटिक्स की? वर्तमान जो राजनीति है जी, जो राजनीति है उसमें एक कोई बेस्ट और वर्स्ट लीडर बताना है आपको। बेस्ट और वर्स्ट लीडर। सर, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, कहते थे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का इतना ज्ञान नहीं है सर, नहीं तो मैं रात को ट्वीट ना करता उनको, तब मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मेरे फादर सुना करते थे स्पीचेस जब होती थी, तो मुझे लगता था कि क्या सुन रहे हैं। और मैंने पहली बार मोदी साहब की स्पीच सुनी थी जब ये न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में इन्होंने, तो उस समय मेरा शो भी आ रहा था, तो क्योंकि इतना हवा हो गया उस समय कि हर जगह मोदी मोदी मोदी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ देश में अच्छा हो रहा है। तो मैंने उनकी स्पीच सुनी तो मज़ा भी आया सुन के मुझे कि यार वेरी गुड, एक प्राउड फील होता है। अपना शो छोड़ के उसी समय में उनको सुन रहा था। तो जब आपको किसी से उम्मीद हो जाती है तो फिर आप उससे, कोई भी छोटी सी चीज़ होती है आपको लगता है कि उनको बताना चाहिए। ये मेरी इमेच्योरिटी हो सकती है, बचपना हो सकता है। और तो ऊपर से मैं शूट करके आया था 4 बजे, तो मुझे किसी ने ऐसे बोल दिया कि ऐसे ऐसे कुछ बात हुई है। ऊपर से सर्दी का मौसम था, 2 ड्रिंक लगे हुए थे, तो भावनाओं में बह के मैंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद जितना भी जो भी किसी ने मुझसे मांगा था, मेरा 3 गुना खर्चा हुआ। फिर मैं मालदीव चला गया। मैं कहा अभी कहाँ से आएंगे यहाँ, प्रेस रिपोर्टर मुझे पूछ रहे। तो हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि लीडर जो होते हैं कम बुरे होते हैं या ज़्यादा बुरे होते हैं, बहुत अच्छे। पर मेरा ये मानना नहीं है। जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मैंने उनको जब भी सुना है, मुझे लगता है कि उनमें बड़ा धैर्य से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी उनको गुस्सा आया होगा। मुझे बड़े ईमानदार लगते हैं। और मोदी जी जो हैं उनको काफ़ी एडमायर करते हैं। फिर मैं जेन्युइनली बोलूँ, मुझे केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आदमी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के चुपचाप, मैंने उनसे पूछा भी था एक बार, मैंने कहा सर एक आप अच्छे बल्ले ऑफिसर आदमी थे, सारा कुछ छोड़ छाड़ के दरी बिछा के आप जंतर मंतर में बैठे हो, तो घर वाली पूछती नहीं कि क्या कर रहे हो आप, तो उसके लिए भी आपको हिम्मत चाहिए। तो मुझे वो भी लगते हैं। हालांकि वो पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं तो ऑब्वियसली हर एक पार्टी दूसरे के ऊपर जो है वो लांछन लगाती है, उनकी कमियां निकालती है। पर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छे लगते हैं। सो जिनमें मोदी जी हैं, मुझे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि उनके साथ हैं जी। हाँ जी, मैंने यही कहा, आप दूर बैठे होंगे ना इसलिए। तो और दूसरा कनेक्शन ये भी था कि मैं उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मतलब जिस कॉलेज से वो पढ़े हुए हैं, तो इसलिए भी। फिर जैसे मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी, फिर और भी ऐसे नाम हैं जो लगता है मुझे कि हाँ। आपका वोट किधर है? अमृतसर में वोटर आई कार्ड या मुंबई में? वोट अब तो मुंबई में रहते हैं सर, मुंबई में वोट करते हैं। क्योंकि जेटली जी से मिले थे कुछ दिन पहले आप। जी जी। तो वहां तो वोट ही नहीं था आपको, तो इसलिए वो सवाल तो हुआ ही नहीं होगा। अच्छा, जेटली जी, जब भी मैं किसी अवार्ड फंक्शन में मुझे अवार्ड मिलना होता ना, बाकी सबको किसी और के हाथों, मेरे सामने जेटली साहब आ जाते हैं, गंभीर चेहरा उनका। तो मैंने इस बार पूछ ही लिया, मैंने कहा सर आप खुल के कभी हंसते हैं? तो वो भी हंसने लगे कि मैं, पर एक्चुअली होता भी है यार कि हमारे सर पे सिर्फ एक घर का खर्चा चलाना होता है तो इतनी टेंशन हो जाती है। उन्होंने पूरे देश के खर्चे का हिसाब किताब रखना, तो आदमी गंभीर हो ही जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो जाता है। लेकिन जी सर, वर्स्ट लीडर नहीं बताया आपने, अच्छे वाले सब बता दिए जी, वर्स्ट वाला नहीं बताया। वो कह रहे हैं जो वर्स्ट है वो अभी तक जीत ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि है ही वर्स्ट।
चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? हाय कपिल जी, माई सेल्फ मिया लाकरन, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। ओह थैंक यू स्वीटी, व्हाट्स योर नेम? सॉरी। मिया, मिनिया। मिया, MIA। मिया। यस। ओह वाओ। यस मिया। Okay. मिया, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Delhi only. Mama from West Bengal, dad Delhiite. Love marriage. मम्मी पापा दोनों दिल्ली से हैं? नहीं, मम्मा West Bengal, अच्छा, पापा Delhiite. तो आप दिल्ली में कैसे हो गई फिर? पापा अगर वेस्ट बंगाल, अच्छा मतलब अब साथ में रहते होंगे ना? ओके ओके। कपिल, आप कहते हैं कि आपको हंसाना, मतलब आप हंसाना लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन आजकल हमारी राजनीति में लोगों में थोड़ा, पॉलिटिशियंस में सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा कम हो गया है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसको आप अपने शो में बुला के हंसाना चाहते हैं, और कैसे हंसाएंगे? मेरी बड़ी तमन्ना है हमेशा कि कभी मोदी साहब आए हमारे शो में, तो मैं जेन्युइनली, और उनको भी कभी 1 घंटे के लिए रिलैक्स हम लोग कर सकें, क्योंकि पूरा देश चलाना है, पूरा विदेशों में घूमना है, 100 चीज़ें हैं दिमाग में। तो मेरी तमन्ना है बड़ी देर से, तो उम्मीद है कभी ना कभी तो कामयाब होऊंगा मैं। और पर एक्चुअली अभी ना लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कम हो गया या ऐसा कुछ। अभी ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ना, इन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क करके रखा है। ऊपर से जियो ने डाटा फ्री कर दिया, तो अभी कोई भी उठ के किसी भी मुद्दे पे कर रहा है। एक आम आदमी, उस दिन फेसबुक पे देख रहा था, एक आम आदमी बोल रहा है कि घर से शायद दूध लेने निकला, वो रास्ते में फेसबुक पे लाइव हो गया कि ये जो 500 का नोट बंद किया है या अच्छा नहीं किया है। खुद उसके पास चाहे एक भी ना हो 500 का। तो हर आदमी अपने अपने विचार रख रहा है बिना कुछ जाने समझे। लोगों को स्टार बनने का शौक हो गया और कुछ नहीं। टीवी और फिल्म में मुश्किल ज्यादा कौन सा है? आपने बताया कि फिल्म में डिसिप्लिन रहता है, लेकिन हर शो से पहले, स्टेज पे चढ़ने से पहले वो फेयर तो रहता है ना कि ये शो कैसा करेगा। फिल्म तो एक है। डर मुझे, बच्चन साहब जब पहली बार आए थे तो मुझे बहुत डर लगा था। तो पर वो इतने प्यारे इंसान है कि वो समझ जाते हैं कि ये बंदा, उनको पता है मेरा ऑरा बहुत बड़ा है, तो ये बंदा घबराया हुआ है, तो खुद आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। तो उनकी टीम जब आई तो उनकी, ओके, नोबडी विल आस्क बच्चन साहब टू सिंग एंड योर दादी विल नॉट किस बच्चन साहब एंड ये इतनी लंबी लिस्ट बना दी। तो मैंने कहा मैं गिन चुन के 20 सवाल पूछता हूँ, 35 तो आपने मना ही कर दिए हैं, तो मेरे तो माइनस में चले गए, मैं क्या पूछूं उनसे। तो डरा हुआ पहले से। हम कोई तो जो डिजिटल पे आजकल बनाते हैं ना अपना न्यूज़ चैनल, जिन्होंने अपना अपना, आप तो बहुत बड़े रिस्पेक्टेड चैनल पे काम कर रहे हो, कभी आप ये गूगल पे सर्च मार के देखना, बड़े लोग बैठे हुए हैं चद्दरें बिछा के, उन्होंने अपने चैनल खोले हुए हैं, वो कुछ भी लिखते हैं न्यूज़ चैनल के नाम पे उनका लाइक्स बढ़ाने के लिए। 12 फॉलोअर्स ही उनके, उनमें से भी 6 उनके फैमिली मेंबर होते हैं, वो फिर फैलाते जाते हैं। और दूसरे जो खुद लिखते हैं कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि मेरे आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था। मैं कहाँ से आया था भाई, दूसरी फ्लाइट से कूदा था, मैं भी उसी फ्लाइट में था। तो ये सब एग्जैजरेट करके बताई गई स्टोरीज यार दोस्तों में, भाई बहनों में, सब जगह होती हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे बारे में वो लिखे जो आज तक कभी अपने भाई के साथ या दोस्त के साथ ना लड़ा हो। सो आई रिफ्यूज्ड। कभी कभी रेवोल्यूशनरी होने की कोशिश करता हूँ, हुआ नहीं जाता। जब वो रेवोल्यूशनरी होते हैं तो थोड़े इंग्लिश बोलते हैं, तो इशिता फिल्म में तो काफी रेवोल्यूशनरी सीन भी थे और कई फिरंगी एक्टर भी थे, फिर उनसे कैसे बात करते थे? अरे वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अच्छा, उनको सिखा दिया आपने? अरे नहीं, वो एक्चुअली जो सच में हिंदी में बात करते थे प्रॉपर्ली। एडवर्ड, हाँ। जब हम पहले दिन सेट पे मिले तो मैं कहा हाय इशिता, हाउ आर यू, मोनिका, ये वो सब मैं से मिल रहा हूँ, और जो गोरा उसको देख के मुझे मौत पड़ गई। मैं कहा हाय एडवर्ड, कहता हाय। मैं कहा, उसको लगे कि मेरे में एटीट्यूड है, अब मेरे को लगे कि मैं दूसरा सेंटेंस कैसे शुरू करूं। फिर मैंने बोला ओह सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम यूएस। मैं कहा ओके, फिर मैं चुप हो गया। उसको लगे कि ये ऐसे ही बात करता है, अब उसको क्या पता मैं इधर मुंह करके तीसरा सेंटेंस बना रहा हूं। मैं कहा ओके। तो जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना कि टूरिस्ट को सवाल पूछते हो, हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। जो गोल्डन टेंपल पे मैंने किसी को पूछते हुए सुना था कि हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मैं कहा हैव यू एवर बीन टू इंडिया, कहता यस आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 years। तो उसको बाद में पता चल गया, कहते प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी बात कर सकते हो। तो मैं कहा पहले बोल मर, मेरा क्यों तूने मुंह टेढ़ा करवाया हुआ है इतनी देर से। तो पर अभी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है सर, आई मीन आई कैन स्पीक वेरी वेल विदाउट एनी इंटरप्शन। ये कैसे हुआ? सर बस ऐसे ही मैंने अपने शो में बड़े बड़े ना सेलिब्रिटीज ऐसे बुलाने शुरू कर दिए। जैकी चैन साहब आए इंडिया में, पहली बार सिर्फ हमारे शो में आए। मैंने क्रिस गेल को बुला लिया। ये ना फॉरेनर लोग जो होते हैं ना, इनका एक फ़ायदा है, हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, ये गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं
यू नो हिज एक्सेंट इज़ वेरी बैड। खास तौर पे लड़कियों को बड़ी बीमारी होती है ये कि माई हिंदी इज़ नॉट सो गुड। कभी इंग्लिश के बारे में नहीं बोलेंगे कि हमारी इंग्लिश ख़राब है, हिंदी को उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बाहर के लोग गलती नहीं निकालते, फीलिंग समझते हैं। और मैंने ऐसे क्रिस गेल को पूछा, क्रिस गेल आए मेरे शो में, वो बड़ा खतरनाक सा बैट्समैन है, दैत्य जैसा, धड़ाधड़ छक्के पे छक्का मारता है। तो मैंने कहा हैव यू एवर प्लेड द गली मोहल्ला क्रिकेट? उसको नहीं समझ में आया। मैं कहा इन अवर सोसाइटी देयर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड थापी। अवर मदर यूज्ड टू slap the clothes with the thapi, put some detergent, then chapak chap chap, and after that the work is done, we take that thapi and go to the gully and cricket. So you like? तो कहता yes, it happens same in the South Africa, ऐसे बोला वो। तो मैं कहा यार कल्चर तो सेम ही है फिर, मतलब कुछ अलग नहीं है। तो बंदे सारे अपने जैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में, ये तो बस ऐसे ही लैंग्वेज जो है इसने बना दिया कुछ। वो तो गोरे हम पे राज करके तो उनकी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो गई, नहीं तो हम लोगों ने राज किया होता पूरी दुनिया में तो हो सकता है ट्रंप भी आज हिंदी बोल रहे होते, तो बड़ी बात नहीं है सर। तो खाने के बहुत शौकीन बताए जाते हैं आप, ऐसा लगता नहीं है लेकिन देख के आपको? खाना मैं बहुत शौकीन हूँ खाने का। होता है जब कभी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब हम लोग खाना बिल्कुल कम कर देते हैं, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे दूसरे फिल्मों वाले आप देखेंगे ना, वो जब प्रमोशन के लिए भी आते हैं उतने फिट ये वो। मैं जब फिल्म की शूटिंग कर रहा होता हूँ, 2 फिल्में मैंने अभी तक की हैं, उसमें पूरा वर्कआउट किया, जैसे ही पैकअप होता है मैं उधर ही पराठे मंगाता हूँ, मैं डिले नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मन को मार के भी क्या फ़ायदा, ये हड्डियाँ निकाल लो और ये वो कि 6 पैक निकालें, बाहर गिरते गिरते कहीं गिर जाओ, तो वो काम होता नहीं मुझसे। देसी लोग हैं ना, क्योंकि सोचा भी नहीं था कभी एक्टर बनने का, तो फ्लो में जो होता है करते जा रहे हैं सर। बाकी वेरी सून आप लोग हमें कुछ इंटरनेशनल शोज करते हुए देखेंगे। अभी आप ये पूछेंगे कि आपने कभी ये सोचा था? नहीं, फ्लो में हो रहा है सर। मुझे पता भी नहीं लोग मुझे क्यों ऑफर करते हैं, जबकि उनको पता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है। इंटरनेशनल शोज मतलब टीवी पे? जी सर। और अभी बहुत जल्द ये हम लोग रिवील भी करेंगे कि क्या करने जा रहे हैं। और अच्छा, मेरे पेट में भी बात पचती नहीं है। कभी मुझसे कोई पूछता है ना कि आपको इंग्लिश शो ऑफर हुआ है, मैं बोलता हूँ नहीं अभी तो आई मीन इट्स ऑन इनिशियल लेवल। तो फिर नहीं पूछता कोई, तो फिर मुझे होता है कि पूछ क्यों नहीं रहा है ये। पर या इट्स ऑन इनिशियल लेवल, वी विल लेट यू नो। इशिता सर पता नहीं आपको देख के मुझे ना वो याद आ रहा है, बचपन में हम रामायण देखते थे ना, तो उसमें जो लक्ष्मण बनते थे है ना, मुझे लगा शायद आपके भाई तो नहीं हो। मैंने किसी की नाक नहीं काटी अभी तक। अच्छा। राजेश अरोड़ा जी का कैरेक्टर कहाँ से लाया? इधर पहाड़गंज दिल्ली से। सीरियसली आई जस्ट वांट टू टेल यू आई हैव सम इंटरनेशनल फैंस, सी दैट। हाउ आर यू? शी केम स्पेशली फॉर मी, सी माय इंटरनेशनल फैंस, कैमरा प्लीज। राजेश अरोड़ा सर ऐसे ही वो हमारे दोस्त हैं एक, वो क्योंकि मैं दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, भटूरे छोले। और दिल्ली में कितने दिन रहे आप? दिल्ली में बहुत रहा हूँ। जब मेरे फादर एडमिट थे तो 2 साल तक तो हम लोग तकरीबन यहीं पे रहते थे। फिर जब थिएटर करने आते थे तो श्री राम सेंटर में NSD में जाके प्लेस करने आते थे हम लोग होली महोत्सव में, तो दिल्ली में काफ़ी आना जाना लगा रहता है। तो मेरे दोस्त हैं एक RJ नावेद करके, तो वो एक आवाज़ निकालते थे, तो मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर जो है कि बड़ा मज़ेदार है, अगर इसको विजुअलाइज किया जाए तो बड़ा मज़ेदार बन सकता है। तो मैं दोहा में कहीं शो करने गए थे हम लोग, तो वहाँ किसी मॉल में घूम रहे थे, तो वहाँ पे पिंक कलर का मैंने वो बाथरोब देखा, वो पहन लिया, एक आगे वो चश्मे की दुकान थी वो लगा लिया, और ये तो मुझे मज़ेदार सा लगा लुक वाइज। मैंने कहा यार ये इसको बनाते हैं, होते हैं ऐसे कैरेक्टर ना हमारी लाइफ में। एक कैरेक्टर था जिसकी वजह से वो नर्सें देश भर की खिलाफ हो गई, एजिटेशन हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। जी मैंने इतना ही कहा था कि वो हमने एक नर्स बनाई थी हमारे शो में। क्या है कि सिद्धू साहब कभी कभी शूटिंग पे लेट हो जाते हैं या ऐसा, तो हमने थोड़ा ग्लैमर डाल दिया शो में कि चलो मंत्री साहब का दिल लगा रहे। तो नर्सों ने काफ़ी बवाल किया था, पर हालांकि विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके काम को, नर्स को हम हमेशा सिस्टर बुलाते हैं, वो इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि वो सेवा करती हैं मरीजों की। है पर एक मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देश में ना
हंसी का लेवल जो है मतलब इतना कभी कभी वो हो जाता है कि हर चीज़ पे मुद्दा बन जाता है। तो मैं अभी जब फॉरेन में शोज करने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग शरेआम बोलते हैं कि आपकी नर्सें इतनी अच्छी, हमारा दिल ही नहीं करता ठीक होने को, दिल करता है और 4 इंजेक्शन लगा दे। हमारी सरकारी हॉस्पिटल की नर्सें आती हैं तो आदमी हाथ ही जोड़ देता है कि जाने दो मुझे, मैं नहीं, कोई नहीं। तो पर अपनापन भी बड़ा होता है हमारी नर्सों में। कभी कभी तो रात की ड्यूटी करती है बेचारी, तो लात मार के वैसे आदमी को उठाते, आगे हो मुझे भी कमर सीधी करनी है, मरीज के साथ ही लेट जाओ। ऑडियंस से सवाल लेते हैं। अनुराग हमारे साथ है। कपिल जी, ओह, इनके मुंह से दूर रखिए माइक, छोटा बम लगा मुझे, जैसे फूट गया अंदर। क्या हाल है सर? आपकी खुद की दृष्टि में, आपके स्वाविवेक से, अगर इस भारतवर्ष के अंदर सारे लोग जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा ईमानदार, देश को बेहतर राजनीति देने वाला आप लीडर किसको समझते हैं, और सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला वर्तमान राजनीति में लीडर किसको समझते हैं? हमारी कृपया फिल्म ये उत्तर आप जरूर दें। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या हमारी पॉलिटिक्स की? वर्तमान जो राजनीति है जी, जो राजनीति है उसमें एक कोई बेस्ट और वर्स्ट लीडर बताना है आपको। बेस्ट और वर्स्ट लीडर। सर, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, कहते थे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का इतना ज्ञान नहीं है सर, नहीं तो मैं रात को ट्वीट ना करता उनको, तब मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मेरे फादर सुना करते थे स्पीचेस जब होती थी, तो मुझे लगता था कि क्या सुन रहे हैं। और मैंने पहली बार मोदी साहब की स्पीच सुनी थी जब ये न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में इन्होंने, तो उस समय मेरा शो भी आ रहा था, तो क्योंकि इतना हवा हो गया उस समय कि हर जगह मोदी मोदी मोदी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ देश में अच्छा हो रहा है। तो मैंने उनकी स्पीच सुनी तो मज़ा भी आया सुन के मुझे कि यार वेरी गुड, एक प्राउड फील होता है। अपना शो छोड़ के उसी समय में उनको सुन रहा था। तो जब आपको किसी से उम्मीद हो जाती है तो फिर आप उससे, कोई भी छोटी सी चीज़ होती है आपको लगता है कि उनको बताना चाहिए। ये मेरी इमेच्योरिटी हो सकती है, बचपना हो सकता है। और तो ऊपर से मैं शूट करके आया था 4 बजे, तो मुझे किसी ने ऐसे बोल दिया कि ऐसे ऐसे कुछ बात हुई है। ऊपर से सर्दी का मौसम था, 2 ड्रिंक लगे हुए थे, तो भावनाओं में बह के मैंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद जितना भी जो भी किसी ने मुझसे मांगा था, मेरा 3 गुना खर्चा हुआ। फिर मैं मालदीव चला गया। मैं कहा अभी कहाँ से आएंगे यहाँ प्रेस रिपोर्टर मुझे पूछ रहे। तो हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि लीडर जो होते हैं कम बुरे होते हैं या ज़्यादा बुरे होते हैं, बहुत अच्छे। पर मेरा ये मानना नहीं है। जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मैंने उनको जब भी सुना है, मुझे लगता है कि उनमें बड़ा धैर्य से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी उनको गुस्सा आया होगा। मुझे बड़े ईमानदार लगते हैं। और मोदी जी जो हैं उनको काफ़ी एडमायर करते हैं। फिर मैं जेन्युइनली बोलूँ, मुझे केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आदमी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के चुपचाप, मैंने उनसे पूछा भी था एक बार, मैंने कहा सर एक आप अच्छे बल्ले ऑफिसर आदमी थे, सारा कुछ छोड़ छाड़ के दरी बिछा के आप जंतर मंतर में बैठे हो, तो घर वाली पूछती नहीं कि क्या कर रहे हो आप, तो उसके लिए भी आपको हिम्मत चाहिए। तो मुझे वो भी लगते हैं। हालांकि वो पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं तो ऑब्वियसली हर एक पार्टी दूसरे के ऊपर जो है वो लांछन लगाती है, उनकी कमियां निकालती है। पर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छे लगते हैं। सो जिनमें मोदी जी हैं, मुझे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि उनके साथ हैं जी। हाँ जी, मैंने यही कहा, आप दूर बैठे होंगे ना इसलिए। तो और दूसरा कनेक्शन ये भी था कि मैं उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मतलब जिस कॉलेज से वो पढ़े हुए हैं, तो इसलिए भी। फिर जैसे मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी, फिर और भी ऐसे नाम हैं जो लगता है मुझे कि हाँ। आपका वोट किधर है? अमृतसर में वोटर आई कार्ड या मुंबई में? वोट अब तो मुंबई में रहते हैं सर, मुंबई में वोट करते हैं। क्योंकि जेटली जी से मिले थे कुछ दिन पहले आप। जी जी। तो वहां तो वोट ही नहीं था आपको, तो इसलिए वो सवाल तो हुआ ही नहीं होगा। अच्छा, जेटली जी, जब भी मैं किसी अवार्ड फंक्शन में मुझे अवार्ड मिलना होता ना, बाकी सबको किसी और के हाथों, मेरे सामने जेटली साहब आ जाते हैं, गंभीर चेहरा उनका। तो मैंने इस बार पूछ ही लिया, मैंने कहा सर आप खुल के कभी हंसते हैं? तो वो भी हंसने लगे कि मैं, पर एक्चुअली होता भी है यार कि हमारे सर पे सिर्फ एक घर का खर्चा चलाना होता है तो इतनी टेंशन हो जाती है। उन्होंने पूरे देश के खर्चे का हिसाब किताब रखना, तो आदमी गंभीर हो ही जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो जाता है। लेकिन जी सर, वर्स्ट लीडर नहीं बताया आपने, अच्छे वाले सब बता दिए जी, वर्स्ट वाला नहीं बताया। वो कह रहे हैं जो वर्स्ट है वो अभी तक जीत ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि है ही वर्स्ट। चलिए आगे।
चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? हाय कपिल जी, माई सेल्फ मिया लाकरन, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। ओह थैंक यू स्वीटी। व्हाट्स योर नेम? सॉरी। मिया। मिनिया। मिया, MIA। मिया। Yes. ओह वाओ। यस मिया। Okay. मिया, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Delhi only. Mama from West Bengal, dad Delhiite. Love marriage. मम्मी पापा दोनों दिल्ली से हैं? नहीं, मम्मा West Bengal, अच्छा, पापा Delhiite. तो आप दिल्ली में कैसे हो गई फिर? पापा अगर वेस्ट बंगाल, अच्छा मतलब अब साथ में रहते होंगे ना? ओके ओके। कपिल, आप कहते हैं कि आपको हंसाना, मतलब आप हंसाना लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन आजकल भाई राजनीति में लोगों में थोड़ा, पॉलिटिशियंस में सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा कम हो गया है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसको आप अपने शो में बुला के हंसाना चाहते हैं, और कैसे हंसाएंगे? मेरी बड़ी तमन्ना है हमेशा कि कभी मोदी साहब आए हमारे शो में, तो मैं जेन्युइनली, और उनको भी कभी 1 घंटे के लिए रिलैक्स हम लोग कर सकें, क्योंकि पूरा देश चलाना है, पूरा विदेशों में घूमना है, 100 चीज़ें हैं दिमाग में। तो मेरी तमन्ना है बड़ी देर से, तो उम्मीद है कभी ना कभी तो कामयाब होऊंगा मैं। और पर एक्चुअली अभी ना लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कम हो गया या ऐसा कुछ। अभी ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ना, इन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क करके रखा है। ऊपर से जियो ने डाटा फ्री कर दिया, तो अभी कोई भी उठ के किसी भी मुद्दे पे कर रहा है। एक आम आदमी, उस दिन फेसबुक पे देख रहा था, एक आम आदमी बोल रहा है कि घर से शायद दूध लेने निकला, वो रास्ते में फेसबुक पे लाइव हो गया कि ये जो 500 का नोट बंद किया है या अच्छा नहीं किया है। खुद उसके पास चाहे एक भी ना हो 500 का। तो हर आदमी अपने अपने विचार रख रहा है बिना कुछ जाने समझे। लोगों को स्टार बनने का शौक हो गया और कुछ नहीं। टीवी और फिल्म में मुश्किल ज्यादा कौन सा है? आपने बताया कि फिल्म में डिसिप्लिन रहता है, लेकिन हर शो से पहले, स्टेज पे चढ़ने से पहले वो फेयर तो रहता है ना कि ये शो कैसा करेगा। फिल्म तो एक है। डर मुझे, बच्चन साहब जब पहली बार आए थे तो मुझे बहुत डर लगा था। तो पर वो इतने प्यारे इंसान है कि वो समझ जाते हैं कि ये बंदा, उनको पता है मेरा ऑरा बहुत बड़ा है, तो ये बंदा घबराया हुआ है, तो खुद आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। तो उनकी टीम जब आई तो उनकी, ओके नोबडी विल आस्क बच्चन साहब टू सिंग एंड योर दादी विल नॉट किस बच्चन साहब एंड ये इतनी लंबी लिस्ट बना दी। तो मैंने कहा मैं गिन चुन के 20 सवाल पूछता हूँ, 35 तो आपने मना ही कर दिए हैं, तो मेरे तो माइनस में चले गए, मैं क्या पूछूं उनसे? तो डरा हुआ पहले से मना ही कर दिए हैं, तो मेरे तो माइनस में चले गए, मैं क्या पूछूं उनसे? तो डरा हुआ पहले से मैं बच्चन साहब से। पर आप यकीन करेंगे, जब मैंने बच्चन साहब से शुरुआत में थोड़ी सी छेड़छाड़ करी, उन्होंने फिर गाना गाने पे शुरू हुए तो आधा घंटा गाने गाते रहे। दादी क्या किस करती, वो बच्चन साहब उनको किस कर रहे थे। उनके अंदर एक बच्चा है, वो आर्टिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चौपाल में आप आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी चौपाल में हमारे साथ दिन भर रहने के लिए। इशिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।